चलो भाई बताओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो मेरा तुमसे यही कंप्लेन रहता है कि जब पहले तुम ट्राई करते हो तो पहले ये सब काहे नहीं कैलकुलेट करते हो। प्रॉपर प्लेस पे सॉल्व करो। ऐसा नहीं, प्रॉपर एक प्रॉपर डेसिमल सॉल्यूशन। तुम्हें डाउट आता है, तुम्हें पता है कि मैं सामने से क्वेश्चन पूछूंगा, तो ऐसा कैसे कहाँ प्रॉपर सॉल्व करो। जब तुम डिटेल सॉल्यूशन इनिशियली जब तुम फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन कर रहे हो असाइनमेंट एटलीस्ट, तो डिटेल में सॉल्व करो ना, एक साफ सुथरा लिख के सॉल्व करो ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो तुम देख सको। क्या है बताओ इसका। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये क्या जीरो। पता कैसे चलेगा सर, मतलब बेस थ्योरम की तो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ कब से बेस थ्योरम से ही किया जी। एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे ना हमें बेस थ्योरम का आप फंडामेंटल समझोगे तो वहाँ क्या होता है, पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछता है, वो कुछ अदर गिवन होता है। यहाँ पे पार्टीशन ये था कि बेस थ्योरम का तब होता है ये जब बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट फैक्ट्री से आया था अगर दोनों डिफेक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन होता तो। लेकिन यहाँ इसने उल्टा पूछ दिया कि B2 डिफेक्टिव है, और बाकी जो जैम एस्पिरेंट है देख सकते हैं, जैम 2024 का क्वेश्चन है ये। तो अब ये बेस थ्योरम का टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको चेक करना चाह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बना दिया इसको इसने। तो यहाँ पे पता ऐसे चला, मुझे कैसे पता टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है, मुझे कैसे पता यहाँ बेस थ्योरम नहीं लगाने हैं, क्योंकि बेस थ्योरम में जो कुछ इवेंट गिवन होता है और पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है। तो यहाँ पार्टीशन था हमारा, या तो F1 फैक्ट्री चूज करोगे या F2 चूज करोगे। इन दोनों में से किसी की प्रोबेबिलिटी इसने पूछी नहीं है ना F1 की पूछी ना F2 की पूछी है, इसलिए बेस थ्योरम का नहीं है क्वेश्चन। तो मैं फर्दर सोचा क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उसका इंटरसेक्शन लगा दिया। अब यहाँ से समझ आया कि बोथ आर डिफेक्टिव। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पार्टीशन के अलावा किसी थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जिसको मैं ए नाम देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है, मैंने ए बोल दिया इसको, और ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रहा है, यहाँ इंडिविजुअली टोटल प्रोबेबिलिटी लग रहा है। तो पता चलेगा प्रैक्टिस करके, जैसे आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और ये सब क्वेश्चन बुक में रेयरली कहीं मिलेगा, ये सब PYQs में भी इस तरह, क्योंकि नए फ्रेम हुए, ये सब किसी किताब से नहीं उठाया गया है। जब पेपर बने हैं तो प्रोफेसर खुद ही बनाया है क्वेश्चन, तो फ्रेम खुद ही करते हैं वो लोग, तो उस तरह से बनाया गया है। तो तो थोड़ा सा मुश्किल तो है डिसाइड करना। इनिशियली मुझे भी लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि इसने बैट की बात कर रहा था कि B2 डिफेक्टिव है गिवन दैट B1 इज डिफेक्टिव। तो और जो गिवन है ना एक्चुअली ये उससे रिलेटेड है, कि डिफेक्टिव से रिलेटेड है। बेस थ्योरम में होता है सर कि फैक्ट्री चूज करिए फिर उसी से रिलेटेड, लेकिन हाँ यहाँ पर पहले फैक्ट्री चूज करिए उसके अंदर बैट चूज किया, तो अब फिर तीसरा हाँ उसमें गिवन है आपको फिर, और उसके अंदर गिवन है कि डिफेक्टिव है, तो बताओ दूसरा डिफेक्टिव होने का क्या चांस है। तो इसमें अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट होता तो पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों डिफेक्टिव होगा, सिंपल। तो ये क्वेश्चन हो गया कि हमने हाँ उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, एग्जैक्टली इसने फर्दर डिवाइड कर दिया कि दो फैक्ट्री में एक फैक्ट्री चूज किया, अब उस फैक्ट्री में से दो हमने बैट चूज किए, तो डायरेक्टली पूछ लेता क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों डिफेक्टिव है, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों नॉन डिफेक्टिव, इस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे लगा लेते। लेकिन फर्दर उसने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, आगे एक स्टेप और आगे ले गया, यहाँ तक ले आया कि B2 डिफेक्टिव है, क्या प्रोबेबिलिटी B2 डिफेक्टिव होगा अगर B1 डिफेक्टिव है। तो यहाँ से आइडिया है कि इसको खोल के देखते हैं, ये आया। अब यहाँ से मुझे समझ आ गया कि ये तो सिंपली पूछ रहा है कि दो बैट तुमने सिलेक्ट किए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों डिफेक्टिव होगा। तो ये आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी पे, अब कि दो फैक्ट्री है, पहले एक फैक्ट्री चुन लो फिर बैट चुनो दो, दोनों डिफेक्टिव है क्या चांस है। अब यहाँ आ गया कि B1 डिफेक्टिव है क्या चांस है, तो पहला बैट के बारे में सोचना है तुम्हें बस, यहाँ पे ये चीज है, B2 का सोचना ही नहीं है इसमें, इसीलिए। तो प्रैक्टिस करके इस तरह प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन से रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, ये है। सर एक क्वेश्चन भी दिया है जी जी जी, हाँ यस यस। चेक करते हैं रुको। हाँ जी भाई सयानी, तुम्हारा क्या कंक्लूजन हुआ क्वेश्चन का। 80 हाँ, और अब कितने नंबर है टोटल, डाटा कितना है 13। तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके लैम्डा बताओ क्या आता है, या यहाँ हो सकता है 9.7 तक जाओगे, तो 9.7 लैम्डा बराबर
80.7/13, यहाँ से लैम्डा निकालो जरा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, बताओ लैम्डा क्या आएगा। एक इक्वेशन ये है, इससे बताओ लैम्डा क्या आ रहा है, एक ये है, इससे सॉल्व करो लैम्डा क्या है, फिर देखते हैं क्या मिलता है। और आंसर क्या है ये भी देख लो एक बारी। ये पॉइजन प्रोसेस का है, बाद में पढ़ाऊंगा उसमें ना, गेट में है ये, जैम में नहीं है। तो इसको लिख लो, सॉल्व करके देखो क्या आता है, जब तक मैं किसी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जी। तो ये तीसरा, एक एक क्वेश्चन भी सबका सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाकी वापस आता हूँ। विकास, तो इसमें आपको क्या है, 5 सेल्समैन है BCDE, 5 सेल्समैन है ऑफ BCDE ऑफ अ कंपनी आर कंसिडर्ड फॉर अ 3-member trade delegation to represent the company in an integration trade conference. Construct the sample space and find the probability. पहले आपने सैंपल स्पेस बनाए होंगे, तो 5 सेल्समैन इसके हैं ऑफ इनकम। थर्ड पार्ट पूछ रहे हो आपने, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, आइदर ए और बी, नॉट बोथ सिलेक्टेड। हाँ, तो बताओ आप क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहे हो आप। अच्छा, assume the natural assignment of probability, इसने कहा आइदर, एक्चुअली इसने नॉट बोथ नहीं है, एक्चुअली पता है क्या है, मैथमेटिकली ये पता नहीं इंग्लिश में ऐसा लिख दिया है, बट एक्चुअली आइदर ए और बी का मतलब होता है, ए और बी का क्या मतलब होता है कि ए बी अब दोनों हो सकता था, है ना। तो इसने गलत लिखा है, इसका मतलब नॉट बोथ हटा दो, ये है। हाँ हाँ, ए यूनियन बी, एग्जैक्टली दिस इज ए यूनियन, मतलब ए तो तुम्हारा यहाँ पे तो वो है ना, ए बी इवेंट थोड़ी दिया है, ए बी तो वो है ना तुम्हारे पास, क्या है। हाँ हाँ, आइदर ए और बी इज सेलेक्टेड, ये क्या कर रहा है, गलत सॉल्यूशन लिखा है क्या इसका। हाँ, मतलब क्या ही मतलब है इसका, इसने कहा है कि आइदर ए बी इज सेलेक्टेड, या सी डी ई भी ले लिया, या तो ए होगा या बी होगा, या है ना, ए या बी या दोनों, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि दोनों, लेकिन नॉट बोथ का केस हटा दिया है, तो जहां सिर्फ ए है वो लो, या जहां सिर्फ बी है वो लो, बाकी तो लेना ही नहीं है। तो ये गलत लिखा है, इसने गलती किया है, बुक में गलती है, गुप्ता कपूर है ना, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत गलतियां मिलेंगी, तुम सॉल्व करोगे। हाँ, कलेक्टिवली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव मतलब वही होगा, मुझे लगता है डिजॉइन की बात कर रहा है ये। एग्जॉस्टिव होगा वो, देखो जरा, एग्जॉस्टिव लिखा होगा, एग्जॉस्टिव का मतलब यूनियन सैंपल स्पेस का इक्वल है एग्जॉस्टिव, तो जो इवेंट्स हैं इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है ना। और एग्जॉस्टिव होता है जहां यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। इतना गैप आ जाएगा, हाँ वही पूछ रहा हूँ, आंसर में क्या है, दोनों सही है ना। आंसर में 0.60 से 0.70, ये सफिशिएंट रेंज में रखा है, तो यहाँ से 0.62, यहाँ से 0.63, दोनों सही है, तो तुम जो भी लगाओगे तो ये है। वही किया, मेथड मोमेंट कैसे निकालते हैं, x बार बराबर ex करते हैं ना, तो हमने देखा कि टाइम 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, उसमें टाइम कहां तक गया है क्वेश्चन में। हाँ, तो 9.7 तक ले लिया मैंने, यहाँ पे 9.7 तक ले लिया, तो यहाँ t की जगह मैंने 9.7 रख दिया, इसमें t के प्लेस पे 9.7 रख दिया मैंने, यहाँ पे t की जगह 10 ले लिया, मैं सोचा इंटीजर वैल्यू सोचता हूँ मैं,
तो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए 0 1 2 3 4 5 अप टू 10, तो यहाँ मैंने n को 10 लेकर चेक किया, तो यहाँ 10 रखा, यहाँ ये n 9.7 था, तो t की जगह 9.7 रखा एक बार, t की जगह 10 रखा, जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था किससे क्या डिफरेंट आता है, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि इसने सफिशिएंट रेंज दिया है। उनको भी पता है कि जो इंटीजर ना अगर सेकेंड कंसीडर करेगा तो ये करेगा, और अदरवाइज एंड पॉइंट तक जाओगे तो 9.7 तक जाओगे, तो टाइम को रख दिया 10, और ये x बार था, ये x बार था एक्चुअली, सबको सम करके ये भी x बार है। लेकिन मैं तुम्हें यही तो चाहता हूँ, देखो मैं भी ये क्वेश्चन मैंने पहली बार सॉल्व किया, अभी कुसुम ने पूछा भी पहली बार सॉल्व किया, ये भी मैंने पहली बार सॉल्व किया है, तो द एक्सपेरिमेंट जैसे मैं कर रहा हूँ सेम तुम्हें करना है। देखो क्वेश्चन तो बच्चा पूछता है ना, तो मुझे ये नहीं पता होता मुझसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं एक ही चीज करता हूँ, ट्राई किया, हो गया, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, फिर सॉल्व करके दोबारा आए, बाद में बताएंगे। तो सेम थिंग आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको अच्छा करना है लाइफ में, तो द थिंग इज यू टू ट्राई। जैसे कोई भी क्वेश्चन, अभी ये गेट 2024 का क्वेश्चन है और ये वाला जैम 2024 का क्वेश्चन है, तो अभी मैंने दोनों पेपर सॉल्व नहीं किए, मैंने आधा आधा क्लास में कराए थे, जब डिस्कशन कराए थे हाफ ही कराए थे, तो ये सब एंड के क्वेश्चन हैं, तो ये मैंने सॉल्व अभी तक किया ही नहीं है, लेकिन स्टिल ट्राई किया, सेम कोई भी क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या है कि अब तुमसे पूछ रहा हूँ सम क्या है, अब तुम्हें सम नहीं पता है, एटलीस्ट जब तुम मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालते एक्स बार है, तो ये गलत है ना, जब तुम डाउट पूछते तुम प्रिपरेशन के साथ आओ, तुम्हें हर क्लास में मैं डांटता हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे हर क्लास में ये फील होता है कि तुम ट्राई करके नहीं आए हो, और तुम ये प्रूव भी, तुम क्लास में प्रूव भी कर देते हो इस चीज को, शांत बैठो, मैं बोल रहा हूँ तुम क्लास में इस चीज को प्रूव भी कर देते हो, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो क्वेश्चन से रिलेटेड, मींस व्हाट, डिडंट ट्राई, चाहे तुम झूठ कितना ही बोल लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, नेक्स्ट किसका डाउट है, कुसुम बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। तो हाँ, अच्छा एक मिनट को, ग्रुप में था ना, ये कह रहा है कि टू बायस्ड कॉइन्स C1 C2 हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स 2/3 एंड 3/4, मतलब ये तो ऐसे, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन सेकंड कॉइन इज 3/4, यही है ना। अब क्या पूछ रहा है ये, व्हेन टॉस्ड, तो 2 कॉइन्स दोनों कैटेगरी के टॉस किए गए, ये C1 कॉइन है, मान लो ये C1 कॉइन है, ये C2 कॉइन है, तो यहाँ पे टेल आने का 1 का मतलब इंडेक्स है पहला कॉइन, ये 1/3 है, और ये T2 है, ये भी 1/4 है, ठीक। तो इसने क्या कहा है कि if both coins are tossed independently 2 times, पहले कॉइन को 2 बार फेंका, दूसरे वाले को 2 बार फेंका, इन ऑल सब मिला के एक कॉइन को 4 बार फेंका, ऐसा सिचुएशन है मान लो, या है ना 4 कॉइन को फेंका हमने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स आउट ऑफ दिस 4 टॉसेस, बताओ इसमें क्या डाउट है। सर यहाँ पर जैसे हेड 1 हेड टेल 1 ऐसे करके आ गया ना, और अगर 4 बार फेंका मतलब ऐसे लिख सकते थे HT करके, यस यस, पॉसिबल, लेकिन सर ये पता है ऐसे चलेगा कि हेड 1 कौन सा है, टेल 1 कौन सा है, एग्जैक्टली हाँ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम, तो सिंपल है कि आप अपने तरीके से फिक्स कर दो, आप ये मान लो पहला 2 टॉस आपका पहले कॉइन है और अगला 2 जो है दूसरा कॉइन, ऐसे कर दो सब में, ये हो गया, तो 16 आउटकम टोटल है ना, तो ईच आउटकम में पहले 2 कॉइन जो आपका है वो पहला वाला C1 है, और लास्ट के 2 जो आउटकम है वो C2 है, तो हो जाएगा। हाँ फिर तो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन है, हाँ एक्सोमेट्रिक, ईच की प्रोबेबिलिटी आप निकालो अलग अलग, हाँ एग्जैक्टली एक्सोमेट्रिक्स हो जाएगा। हाँ यस यस, जस्ट इवेंट में आपको देख, ठीक है ना, तो 16 आउटकम ऐसे लिख लो आप, फिर पहले वाले के इंडेक्स में 1 लगा दो, पहले 2 के इंडेक्स में 1 लगाओ, अगले 2 के इंडेक्स में 2 लगाओ, सब में इसमें 1 लगाओ, इसमें 2 लगाओ, ऐसे ही 16 के 16 आउटकम में यही करो, पहला 2 कॉइन 1, अगला 2 कॉइन, हो जाएगा। और किसी का डाउट है, किसका रह गया, निखिल, अच्छा आपका भी है, आपका क्या है, कहाँ पे इसमें भेजा है, सो अच्छा, तो इसमें जो है ये in 2000 throws with a coin with probability that number of head lies between 960 and 1100, सही बोल रहे थे, is at least, ओके। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है, देखो ये पूछना चाह रहा है
कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 2000 टाइम्स, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 ना। तो x इज मान लो नंबर ऑफ हेड्स, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यस बाइनोमियल 2000 1/2। अब ये पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x की वैल्यू 960 और 1100 होने में, है ना। तो बताओ इसका मीन कितना आएगा, x कितना है, 1000 हो जाएगा ना। अच्छा, तो यहाँ इन्होंने ना थोड़ा सा मुझे लगता है वो मिस्टेक किया है, यहाँ 960 है तो यहाँ 1040 होगा, या तो तुम यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी यूज करना पड़ेगा, जैसे क्या पूछ रहा है लाइज है ना, f of 1100, अच्छा CDF थोड़ा मुश्किल नहीं है निकालना, तो CDF हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन हो जाए एग्जांपल के लिए, अगर मैं यहाँ पे 1060 कर दूं तो नहीं 1040 तो क्या बनेगा, x माइनस 1000 कितना हो जाएगा, -40 से 40। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन होगा इसमें, सो x माइनस जो 1000 है ये हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मॉड, या थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, वन ये टाइपिंग में एक एरर हुआ है, x माइनस 1000, सो इसका बाउंड आ जाएगा, बाउंड अगर नहीं निकालोगे तो अप्रोक्स एक काम कर सकते हो तुम, दूसरा तरीका है अगर तुम इसको करेक्ट मान के करना चाहो तो भी कर सकते हो, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूज कर सकते हो। तो ये करोगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल 1000 कॉमा, लेकिन हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे पॉइंट का हालांकि यहाँ हाफ के इक्वल है ये ना, तो हाफ के इक्वल पॉइजन भी लगा सकते हो, पॉइजन में सम करना थोड़ा मुश्किल होगा ना यहाँ पे, तो बाई लेकिन मैं ऐसे बोल रहा था कि मैं बोल रहा था कि तो मतलब उसके अंदर शाम आपको 1130 माइनस तो आपको 960, तो मैं जस्ट 960 का पार्ट का टर्म ले रहा हूँ, वही सबसे कम होगा, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ देखना है एग्जैक्ट बताना है आपको, नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, ये एक्चुअल क्वेश्चन ये है, मैं बता रहा हूँ ना आंसर मैच कर जाएगा इससे, देखो 1040 से करोगे तो मैच कर जाएगा, दूसरा तरीका था कि तुम नॉर्मल में ले आओ एनपीक्यू करोगे तो ये 500 आ जाएगा ना, मेन जीरो वेरिएंस 500 आ जाएगा एनपीक्यू, हाँ। तो एक तो इससे तुम कर सकते हो, फाई की जरूरत पड़ेगी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, दूसरा अप्रोच ये एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि x माइनस 40 करोगे तो x माइनस 1000 करोगे ना तो कितना आ जाएगा, लेस देन 40, तो ये तुम्हें पता है ना वो क्या पता है, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहता है, सो ये एक्चुअली चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से वेरिएंस आ गया 500 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, के कितना है 40, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, सो 5/16 बताओ कितना आएगा, तो अप्रॉक्स देख लो कितना आता है, सो मतलब मुझे लग रहा है कि इससे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 1100 तक है तो कुछ इस तरह से, या तो इसको ओ एक पीरियड 960 ना टाइपिंग एरर हुआ, मैं समझ आ गया, एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पे यही था, ये टाइप देखो उसने लिख के दिया है 900 लेकिन टाइपिस्ट इसको 960 कर दिया है, जैसे क्वेश्चन ये है एक्चुअली, तो अब क्या हुआ है क्योंकि 960 है ना, तो वो 900 है एक्चुअली वहां पे, लेकिन उसने टाइपिस्ट 960 कर दिया है, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 1000 निकालोगे तो अब कितना लेस देन 100 ना, ठीक है जी देख लो, हाँ सर मतलब आप ये समझ कैसे रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली मेन ये बनना चाहिए, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू k बनना चाहिए, तो कब बनेगा ऐसा,
डिफरेंस, हाँ वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे क्योंकि एटलीस्ट पूछा ना क्वेश्चन में एटलीस्ट, तो ये चेबी सेफ सी लगेगा कि दिस इज मोर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। नहीं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 माइनस होगा भाई, एक मिनट यहाँ पे 1 माइनस होगा, लेस देन इक्वल टू है तो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर ना, यहाँ भी गलत बताया है, ये लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन में यहाँ पे आता है 1 माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। चेक करो जाके, यहाँ अगर मोर देन इक्वल टू होता तब आता ना, तो यहाँ पे चेक करो कितना आएगा अप्रॉक्स, तो उससे निकाल पाओगे अप्रॉक्स आंसर, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा स्क्वायर था ना 500 बटे 1600, ये निकालो कितना आएगा, तो अप्रॉक्स जो भी आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से भी देख लो क्या आता है, तो यहाँ से यहाँ भी होगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस है ना, ये लेस है ना, तो ये मोर देन इक्वल टू 1 माइनस दिस, कितना आ गया 1 माइनस, तो ये तुम्हारा 0 कट गया तो 0.05, देखो आंसर आ गया 0.95, यही आंसर है ना, चेक करो ये आंसर है ना यहाँ पे देना 0.94 0.96, एक्चुअली ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, 900 कर दिया है, तो मैं इसको भेज के करेक्ट करवा देता हूँ, सो ये करेक्ट हो जाएगा टेस्ट में अभी। हाँ निकालो, नॉर्मल लगाओ। एक्चुअली मैं जब हिंट देता हूँ तो मैं, आप कोशिश करो खुद से पहले ट्राई करो, जब नहीं हो तब देखो, सीखना है तो कोशिश करना हो, गलतियां आप सब कुछ चाहोगे कोई बता दे आ जाए तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया आपके अंदर। क्रिएटिविटी, पता है क्रिएटिव इंसान कौन है दुनिया में, जो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, जो नई नई चीजें ट्राई करता है, तो कुछ सक्सेस भी होता है कुछ फेल भी होता है, वो इंसान क्रिएटिव है। जब मैं अगर कोई आइडिया आपको दे रहा हूँ तो यू शुड फर्स्ट ट्राई कि मैं नॉर्मल ऑपरेशन कैसे लगा सकता हूँ। आपको आइडिया है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का अप्रोक्सीमेट क्या होता है, तो लगाइए ना, उसमें बनाइए स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाइए, वहां पर मीन घटाओ डिवाइड करो। 5 होगा मतलब, अरे भाई कंटिन्यूटी करेक्शन छोड़ दो, तुम बिना कंटिन्यूटी करेक्शन करो, मत करो कंटिन्यू, तुम सीधा आंसर निकालो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मत करो कंटिन्यूटी करेक्शन, ठीक है ना, यू फाइंड आंसर डायरेक्टली। एक तो इतने विद्वान ज्ञानी लोग आप लोग हो ना कि सब पता है आपको, फिर भी पूछते हो कैसे होगा। आप मत करो कंटिन्यूटी करेक्शन, कंटिन्यूटी करेक्शन में ये क्योंकि बाइनोमियल तो डिस्क्रीट था और तुमने नॉर्मल बना दिया उसको, तो नॉर्मल तो कॉन्टिन्यूस हो गया है ना, ये बाइनोमियल तो डिस्क्रीट था ना, तुमने इसको अप्रोक्सीमेट किसमें किया है, नॉर्मल में, तो नॉर्मल तो कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस में किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, लेकिन डिस्क्रीट में तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूटी करेक्शन किया, तो क्या 0.5 आगे ऐड कर देते हैं 0.5 पीछे ऐड कर देते हैं, तो उससे वो एंड पॉइंट इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो जब डिस्क्रीट को हम कंटिन्यूअस बना रहे हो, तो मान लो एग्जांपल इंटरवल तुम्हारा है, एग्जांपल के लिए 960 से 1040 फॉर एग्जांपल, एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था, ये एक्चुअल क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन तो ये था, तो इसको लिखोगे तुम करोगे x की वैल्यू तुम इसमें 0.5 उधर माइनस कर दो, इधर 0.5 प्लस कर दो, अब तुम एक्चुअली कैलकुलेट करोगे। इससे क्या फायदा होगा, ये जो एंड पॉइंट है ना, अगर इक्वलिटी लगा हुआ है तब, नहीं लगा हुआ है तो कंटिन्यूटी करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इक्वलिटी लगा हुआ है तो इसको तुम इंक्लूड करने के लिए प्लस माइनस 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, ताकि जो एंड पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हो जाए, ये चीज। अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन ही है तो स्टिल आंसर क्लोज ही आएगा। नहीं मैं कराऊंगा आगे, अभी रैंडम वेरिएबल में ही आएगा, ये सिलेबस का पार्ट है। पॉइजन अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, ये सब हमारे सिलेबस में है, जैम गेट दोनों में। तुमसे बस देवी एक ही रिक्वेस्ट है, जब क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करके आओ, और जब पूछो तो सामने सॉल्यूशन हो तुम्हारा। अगर गुम हो जाए तो पहले सॉल्व करो फिर पूछो, ठीक है ना, वरना तुम्हारा सॉल्यूशन बताना मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि थिंग इज तुम ना इरिटेट कर देते हो, दिक्कत ये है जैसे कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे पास आंसर नहीं होता है, सो मुझे फिर लगता क्या सच्चाई यही है कि तुमने सॉल्व नहीं किया है, देन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ जो सच में सीखना चाहते हैं, ये चीज है। सॉल्यूशन गूगल पे यूट्यूब पे इतने अवेलेबल है, तुम जाके कलेक्ट करते रहो, है ना, इतने है कि कितने कलेक्ट करोगे सॉल्यूशन। द थिंग इज अप्रोच लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, वो पकड़ आ गया तो 99% क्वेश्चन तुम यूं ही सॉल्व कर दोगे, ये है।
ऐसा थोड़ी दुनिया के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे, नहीं कर रखे, लेकिन मैंने इतने क्वेश्चंस के मुझे आइडिया है कि कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं ट्राई करके कर सकता हूँ। होगा ना होगा बात, ट्राई तो करूंगा मैं, वही तुम नहीं करते हो। एक तो इसमें क्या डाउट है बताओ? तुम मत, छोड़ दो इसको, मत करो, मैं भी नहीं कराऊंगा, जब नेट का बैच चलाएंगे उसमें कराएंगे, अभी इसको छोड़ दो। अब ये जैम गेट का डाउट चल रहा है, जैम गेट का डाउट करो। हाँ जी, अरे रुक जाओ, हाँ का बताओ तुम्हारे क्या डाउट है? हाँ, एन एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स, लेट, जब कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ ना आए तो उसको जाके थ्योरी पढ़ो पीछे, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर ट्राई करो, तो ऐसे करके सीखते हैं। मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बिना कोचिंग पढ़े टॉप रैंकर्स हैं, ये वही लोग हैं जो खुद से एफर्ट्स करते हैं, खुद पे भरोसा करके कोशिश करते हैं। कोचिंग में तुम टीचर पे पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम कभी तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम टीचर को थोड़ी देना है, तुम्हें देना है, टीचर हेल्प के लिए है, लेकिन तुम पूरी तरह टीचर पे डिपेंडेंट हो गए, जो सर कराएंगे क्वेश्चन नहीं, अरे थोड़े एफर्ट्स तो मारो, ये है। So an experiment has 10 equally likely outcomes. Let A and B be two non-empty events of the experiment. If A consists of 4 outcomes, the number of outcomes that B must have so that A and B are independent is equal to. क्या डाउट है बताओ तुम मुझे? तुम अपने मर्जी से चूज कर सकते हो, पूछ रहा है कि बी में कितने एलिमेंट होना जरूरी है ताकि ए बी इंडिपेंडेंट हो जाए। अरे मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम्हें ऑप्शन डिसाइड कर लेना है। तुम ट्राई किए हो ए में कितने एलिमेंट, मान लो चलो एग्जांपल के लिए सैंपल स्पेस में 1 से लेके 10 तक है, ठीक? ए में 4 एलिमेंट है, बताओ ए में कौन सा 4 लूं तुम्हारे हिसाब से? ये जो मैं कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, और ये सब सीखना पड़ेगा एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, वरना तुम प्रूफ करते रह जाओगे एग्जाम में, और फिर वो 3 घंटा में एक ही क्वेश्चन होगा पूरे एग्जाम में, 59 छोड़ के आने पड़ेंगे प्रूफ करोगे तो। अब ये पूछ रहा है कि बी में कितने एलिमेंट कम से कम रखूं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो ऑप्शन के हिसाब से मैं सोचूंगा, ठीक? इसने 2 4 8 का ऑप्शन दिया है, चलो मैं 2 एलिमेंट रखता हूं, बताओ कौन सा 2 एलिमेंट रखूं? है? चलो 3 4 रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा यहाँ पे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, 2/10, और पी ए इंटू पी बी कितना है? क्या ये पी ए इंटू पी बी के इक्वल है? पी ए है 4/10, पी बी है 2/10, तो टोटल हो गया 4 2 जा 8/100, तो इक्वल हो नहीं सकता। ये हमने अभी बेसिक क्लास में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, तो ये तो एक काउंटर एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए। तो 2 तो नहीं होगा, 2 वाला आंसर, 3 वाला ऐसे ले लेकर ट्राई कर लो ना डिफरेंट। चलो मैं तुम्हें सीधा सीधा आंसर पे आता हूँ, तो इसका आंसर आई थिंक डी दिया होगा, है ना? हाँ, ऐसा क्यों दिया है? चलो तुम बी बताओ। हाँ, गलत कर सकते हैं ना, एक एग्जांपल से ट्रू नहीं बोल सकते, फॉल्स बोल सकते हैं ना। तो मैं 3 ऑप्शन को गलत दिखा दूंगा, चौथा वाला खुद ही करेक्ट हो जाएगा, और जो ऑप्शन करेक्ट है उसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे मैंने 2 एलिमेंट दिया यहाँ पे, अब मुझे पता चला ए बी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो 2 वाला ऑप्शन आउट हो गया। तुम 3 एलिमेंट लेके देखो तभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, 4 लेके देखो तभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, 5 लोगे तभी होगा। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह यहाँ अपॉन 10 आएगा, यहाँ समथिंग अपॉन 10 आएगा,
और यहाँ समथिंग अपॉन 10 इंटू समथिंग अपॉन 10 आएगा। अब ये इक्वल कब कब हो पाएगा, जब कहीं ना कहीं 10 को कैंसिल करने का पावर होगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। ये जो दो नंबर जो न्यूमरेटर में आएगा, ये दोनों मिलके एक 10 को कैंसिल कर पाएगा ना, तभी जाके इंडिपेंडेंट हो सकता है। और ये पावर सिर्फ 5 और 10 के पास है। तो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का। क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ ही एलिमेंट आएंगे ना, तो सैंपल 10 है इसके लिए, यहाँ इसके लिए 10 है, इसके लिए 10 है। अब तुम्हें सोचना है ये नंबर कब इक्वल हो सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ भी मान लो, अगर 2 आ गया एग्जांपल के लिए, तो यहाँ जरूरी है कि अब यहाँ पे कुछ 5 या 10 होगा इनमें, तब जाए कट जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा फॉर एग्जाम्पल 4/10, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास कुछ ऐसा, कितना लिख दूं मैं, 5 लिख दूं, 5, तो ऐसा हो जाएगा, कट जाएगा ना, हो जाएगा ना फिर। क्योंकि ये 4 5 मिलके एक 10 को कैंसिल कर दे रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक 10 को हटा पाएगा, वो बाकी 2 3 9 8 4 कभी इस 10 को पूरी तरह कैंसिल कर ही नहीं पाएगा। तो इस 10 को पूरी तरह, हाँ, तब जाके वो 10 हटेगा, ये चीज है। तो ये लॉजिक है एक्चुअली यहाँ पे, वरना तुम एग्जांपल लेके देख लो तो उससे दिख जाएगा। तो ये इसके डी ऑप्शन करेक्ट है। किसके डाउट रह गए अब? खत्म? चलो फिर स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।